This conference will now be recorded. जैसा कि हमने किसी भी ऐसे की स्टार्टिंग में कहा था आपसे कि आप कुछ लाइंस का यूज करें, है ना। तो अगर आप उन लाइंस का यूज करते हैं तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन वो कंसिडर किया जाता है। हुँ? और वो लाइन ऐसी हो कि जो आपके टॉपिक को रिलेट कर रही हो। तो जिन लोगों को इंग्लिश मीडियम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो मैटर की चिंता आप ना करें। आप ये देखें कि निबंध लिखा कैसे जाता है बहुत सामान्य से टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम इस ऐसे की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग में सबसे पहले हम इसकी प्रिएम्बल या इंट्रो लिख रहे हैं। तो आप चाहें तो अपने पेज पर सबसे पहले इस टॉपिक का जो मेन हेडिंग है वो है उत्तराखंड में पर्यटन, या कहीं का भी पर्यटन, स्पेसिफिकली उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में, है ना। नंबर 1। फिर आप लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ये आपका टॉपिक का इंट्रो है। उस इंट्रो में या प्रस्तावना में, भूमिका में हम कुछ लाइंस का यूज करेंगे, ठीक है। और अगले पैराग्राफ में उस लाइन से ही अपने ऐसे की शुरुआत कर देंगे। वो आप देखेंगे कैसे होगा वो काम, है ना। फिर उसके बाद आप उत्तराखंड में जो पर्यटन है, टूरिज्म है, उसकी शुरुआत करेंगे कि कहाँ कहाँ और कैसा कैसा पर्यटन दिखाई देता है। तो प्रारंभ में हम धार्मिक पर्यटन की बात करेंगे जो कि परंपरागत पर्यटन है, यानी नेक्स्ट पैराग्राफ में हम टूरिज्म के टाइप या फॉर्म्स बांट देंगे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न या कंटेम्प्ररी, परंपरागत और समकालीन। तो 2 पैराग्राफ लिखने हैं, परंपरागत कौन कौन से हैं और समकालीन कौन कौन से हैं, है ना। टूरिज्म के फॉर्म्स लिखने के बाद फिर आप एक काम करेंगे, फिर इन टूरिज्म में या इस टूरिज्म से क्या क्या चीजें इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है, तो फिर इम्पैक्ट भी देखेंगे। टूरिज्म क्यों करते हैं लोग, ये भी देखना है आपको उसके बाद, है ना। पर्यटन आप देख लोगे, फिर सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, और लास्ट में आपका कंक्लूजन। लगभग 6 से 7 हेडिंग्स रहेंगी और इन 6 से 7 हेडिंग्स में आपके लगभग 8 से 9 पैराग्राफ या 10 पैराग्राफ तक का मैटर तैयार हो जाएगा, है ना। तो एक आउटलाइन बन गई होगी कि आप इस तरह से निबंध को लिखने वाले हैं। बेटर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, जो आप नहीं देख पा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा लिखा हुआ वो हल्का हल्का सा। तो ये लाइन आप लिखें, ना तो मैं सैटेलाइट मानूंगा, ना तो मैं सैटेलाइट मानूंगा, ना ही कोई नक्शा यानी मैप, ना ही कोई नक्शा, मैं नहीं मानता किसी ग्लोब को, ग्लोब आप समझते होंगे, मैं नहीं मानता किसी ग्लोब को, मैं खुद ही घूम कर मानूंगा कि दुनिया गोल है। ठीक है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत सामान्य सा टॉपिक है, हो सकता है कि आने के चांसेस ना के बराबर ही हैं, लेकिन इसलिए लिया गया टॉपिक कि आप निबंध की जो आर्ट है वो समझ सकें कि निबंध या ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, है ना। तो आपने देखा कि पर्यटन के टॉपिक को हमने किससे जोड़ा, एक ऐसी लाइन से जिसमें कहीं भी लिखा कि वो पर्यटन की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या दिख रहा है आपको कि सैटेलाइट क्या कहता है, मैं नहीं मानूंगा, सैटेलाइट से इमेज मिलेगी उसे भी, यहाँ सैटेलाइट नहीं मानूंगा मतलब क्या है, सैटेलाइट की इमेज को नहीं मानूंगा। आप मुझे कोई मैप दे देंगे मैं वो भी नहीं मानूंगा, मैं आप मुझे ग्लोब पर दिखाएंगे कि जगह यहाँ पर है मैं वो भी नहीं मानूंगा। कब तक नहीं मानूंगा, जब तक कि मैं खुद नहीं देख लूंगा ये दुनिया गोल है। यानी सैटेलाइट से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखती है, गोल। मैप में कैसी दिखती है, गोल। ग्लोब में कैसी दिखती है, गोल। कौन कह रहा है ये बातें, उस व्यक्ति से कोई तीसरा दूसरा कह रहा है कि दुनिया गोल है। लेकिन जो पर्यटन का आग्रही है या जो पर्यटन को लेकर बहुत कमिटेड है, वो क्या कह रहा है
मैं तब मानूंगा जब मैं खुद देखूं। इसका मतलब वो आदमी घर से निकलेगा और बाहर जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा पर्यटन नामक चीज शुरू हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इस लाइन ने आपको, ऐसी लाइंस आपको रिलेट करती हैं कि आपने पर्यटन शब्द का प्रयोग नहीं करते हुए भी दिखा दिया कि आप आगे क्या लिखने वाले हैं, टूरिज्म लिखने वाले हैं। कोई भी सामान्य सा व्यक्ति इस लाइन को अगर बोल देगा तो आप समझ जाएंगे कि वो टूरिज्म की बात करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऐसी हो जिसमें आपके मूल टॉपिक का कहीं नाम नहीं आया तब भी आपने उसे रिलेट कर लिया अपने आप से। क्लियर है? ठीक है, यही बात अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से कहलवा दूं जो भारत में कम से कम टूरिज्म के लिए बहुत जाना जाता है ना, तो आप उसके मुंह से भी सुन सकते हैं। और इस फील्ड में अभी तक का सबसे बड़ा नाम माना गया राहुल संकृत्यायन का, है ना, जिनकी एक वर्ल्ड पॉपुलर किताब है संस्कृति के 4 अध्याय। तो कभी मौका लगे तो जरूर पढ़िएगा संस्कृति के 4 अध्याय, जिसमें पूरी भारत की संस्कृति, पूरी भारत का इतिहास, समाज, सब कुछ उन्होंने समेटा है बहुत अच्छे से। और भारत की कुछ बुक्स में से माइलस्टोन वर्क ये बुक मानी जाती है। तो राहुल संकृत्यायन से बड़ा घुमक्कड़ आज तक इंडिया में तो नहीं पैदा हुआ, ऐसा माना जाता है। तो उन्हीं पंडित, उनको महापंडित बोलते थे, क्योंकि संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, विश्व की कई भाषा उनको आती थी, और वो भारत में नहीं दुनिया में घूम कर आए। तो ऐसे व्यक्ति से अगर मैं कोई बात कहलवा दूं तो उसकी बात की वैलिडिटी होगी, होगी ना, उसकी बात को वो काटेगा नहीं। मैं सामान्य आदमी से नहीं कहलवा रहा हूँ, मैं राहुल संकृत्यायन के मुंह से कहलवाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं, आप लोग भी लिखिएगा इसे, जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के, जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वन, डेंस फॉरेस्ट, गहन वन, और श्वेत यानी वाइट, हिम यानी आइस, श्वेत हिम मुकुटित शिखरों का सौंदर्य यानी बर्फ की चोटियां, श्वेत हिम मुकुटित शिखरों का सौंदर्य, ब्यूटी ऑफ द पीक्स ऑफ द हिल विथ स्नो, कॉमा, उसके रूप और उसकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते। इस लाइन को फिर से बोल रहा हूं, है ना, फिर से लिखें आप लोग। जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों का सौंदर्य, कौमा उनका रूप, कौमा उनकी गंध यानी स्मेल का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह केवल यात्रा कथाओं से, उसी तरह यात्रा कथाओं से भी आपको उस सौंदर्य से भेंट नहीं हो सकती, ब्यूटी, उस सौंदर्य से भेंट नहीं हो सकती जो एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। ठीक है, उसी तरह केवल यात्रा कथाओं के अनुभव से आपको उस सौंदर्य से भेंट नहीं हो सकती जो एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अब सपोज करिए कुछ देर के लिए, आपको नहीं पता कि आप पर्यटन टॉपिक पढ़ने वाले थे, अगर कोई व्यक्ति सामान्य ही ये बात आपसे कह देता तो आपको क्या लगता है कि आज वो व्यक्ति किस बारे में बात करने वाला है, मैं किस बारे में बात करने वाला था आपसे? आप अनुमान लगाते कि जरूर पर्यटन की बात हो रही है, घूमने वाले आदमी की बात हो रही है। ठीक है, दोनों लाइंस इतनी सटीक हैं कि कोई भी व्यक्ति इनको सुन के बता देगा कि आगे आने वाला टॉपिक पर्यटन के बारे में है। आप बात समझ पा रहे होंगे, क्लियर है? तो शुरुआत ऐसी धमाकेदार हो कि एग्जामिनर भी पढ़े तो तुरंत कहेगा अच्छा भैया अब हमें ये व्यक्ति पर्यटन के बारे में बताया। अगर आप हेडिंग नहीं भी लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि यह पर्यटन की बात करने वाला है यार। क्लियर है? अब इसी लाइन से हम अपनी आगे की पर्यटन की कहानी को शुरू कर सकते हैं।
ठीक है, जैसा कि मैंने पहले तो कहा था 10 से 15% का योगदान है आपके ऐसे में ऐसी लाइंस का। अब आप सोच रहे हो कहाँ से आएंगी, तो हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। आज गूगल सबके लिए पास है, बहुत इजीली अवेलेबल है। आप गूगल पर जाएं, सर्च करें, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। आपका टॉप से होगा स्टेटमेंट, पोइट्री, है ना। ठीक है, समझ गए बात को आप। तो ये है आपकी आज की शुरुआत की, आज के टॉपिक की शुरुआत वो है पर्यटन से। ठीक है, जैसे आपने इस पंक्तियां लिखी, लाइंस लिखी, अब आप इनको एक्सप्लेन करने पर आइए। तो क्या लिखेंगे कि उपरोक्त दृश्य जो महापंडित ने खींचा है वो निश्चित रूप से ही घुमक्कड़ी। अब घुमक्कड़ी कितना सटीक शब्द है ना। पर्यटन का सही चीज है, देसी भाषा का शब्द है घुमक्कड़ी, घूमने वाला आदमी, घूमने वाली प्रोसेस। और डिस्टर्ब हो गया इस बीच में, खैर ठीक है। घुमक्कड़ी, यायावरी, यायावरी को इंग्लिश में कहते हैं नोमैडिक लाइफ, सैर सपाटा, है ना। देखिए हिंदी कितनी समृद्ध है इस मामले में कि एक ही चीज के लिए वो कितने बढ़िया शब्द दे के गई है आप। ठीक है ना, इंग्लिश में टूरिज्म मतलब टूरिज्म ही होता है, उसके अलावा आप कुछ और एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसे, है ना। तो घुमक्कड़ी, यायावरी, पर्यटन, सैर सपाटा की ओर स्वाभाविक संकेत करती है। ठीक है, लाइन को कंटिन्यू करें। जैसा मैंने कहा, खुद को जोड़ें एग्जामिनर से। तो आगे लिखेंगे, क्या है यह पर्यटन, क्या है यह पर्यटन। तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी दिन प्रतिदिन रूटीन लाइफ, रोजमर्रा के पर्यावरण से हटकर, रूटीन एनवायरनमेंट से हटकर दूसरे स्थान पर आने जाने, मतलब आना जाने को तो समझ रहे हैं ना, विजिट करना। तो इंग्लिश में अगर आप लिख रहे होंगे तो विजिट लिखेंगे, और कुछ समय रुकने से है। तो ना केवल विजिट, बल्कि विजिट करते समय आप वहां अपना कुछ समय व्यतीत भी करेंगे, स्पेंड करेंगे, सम क्वालिटी टाइम। ठीक है, जिसका उद्देश्य, क्यों जाते हैं आप दूसरी जगह पर, जिसका उद्देश्य आराम से लेकर मनोरंजन, यानी आप अपना लेजर टाइम लेके जा रहे हैं तो रिलैक्स कर सकते हैं, आराम से लेकर मनोरंजन, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, व्यवसाय भी होता है ना। आप कहते हैं एक पंथ दो काज हो जाएंगे, घूम आएंगे और कुछ काम भी कर लेंगे, है ना। तो व्यवसाय भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है आपका काम। ज्ञान संवर्धन, कई लोग तो केवल नॉलेज के लिए घूमते हैं, है ना। और लिखेंगे कई लोग तो इसे दुनिया को नॉलेज देने के लिए घूमते हैं, है ना। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल बियर गिल्स, पूरी दुनिया घूमता है और किस लिए, कि सर्वाइवर में, मतलब उस कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में आदमी कैसे जिंदा रहना सिखाता है वो आदमी, है ना। लेकिन कैसे सिखा पाता है, जब वो खुद जाता है वहां पर। तो हम कह सकते हैं आज के टाइम के कुछ घुमक्कड़ों में से एक घुमक्कड़ वो भी है ना। तो कुछ भी उद्देश्य जो आपने लिखे हैं वो हो सकता है। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करें। आपने समझा दिया कि आखिर पर्यटन क्या नाम, क्या चिड़िया है। ठीक है, अब आपको उत्तराखंड में भी आना होगा। आप उत्तराखंड में एक्चुअली एंट्री कर चुके हैं। जब राहुल संकरत्यायन का कथन मैंने जानबूझ के उठाया, तो आपको याद है ना क्या बताया उन्होंने, हिमालय, देवदार के वन, श्वेत हिम शिखर का सौंदर्य, यानी जो स्नो से कवर्ड जो पीक्स हैं वो। ये आप देख रहे हैं कि हम कहाँ घूम रहे थे, उत्तराखंड में घूम रहे थे। तो लाइन ऐसी हो आपकी इंट्रोडक्शन कि मेन टॉपिक और टॉपिक के साथ क्या जुड़ा था, उत्तराखंड, वो भी मैंने या आप उसे रिलेट कर लेंगे यहाँ।
कहानी क्लियर है? ठीक है, वापस नेक्स्ट पैराग्राफ पर आप आए तो लिखेंगे, पर्यटन पर यदि विस्तार से चर्चा की जाए तो बिना इसके स्वरूप और प्रकारों पर प्रकाश डाले बिना इसके स्वरूपों और प्रकार पर चर्चा किए बिना यह संभव नहीं है। और उत्तराखंड की बात तो क्या है, उत्तराखंड की तो बात ही क्या है। यदि हम परंपरागत पर्यटन को देखें, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल या रूटीन टूरिज्म को देखें, तो हमें शुरुआत करनी होगी रिलीजियस डाइवर्सिफाई टूरिज्म से। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ गए क्या देना है। तो आपको 4 धाम देना है। अब गलती कई लोग क्या करते हैं कि केवल 4 धाम में सिमट जाएंगे। याद रखना, आपको उत्तराखंड का पर्यटन क्षेत्र नहीं दिखाने हैं, आपको पर्यटन के संबंध में बताना है। तो जो भी आप बता रहे हैं उसका एक कंसर्न होना चाहिए, उसका एक दूसरा आयाम भी होना चाहिए। जैसे अगर सामान्य आप लिखते तो क्या लिखते, 4 धाम में ये 4 धाम है, ये यहाँ ये इतनी दूरी है, बिल्कुल नहीं करना आपको ये काम। इसलिए मैंने जानबूझकर एक शब्द प्रयोग किया, धार्मिक विविधता वाला पर्यटन, अर्थात 4 धाम का उदाहरण भी आप दें। तो लिखें, अगर हिंदुओं की बात करें तो यहाँ मतलब इस देवभूमि में 4 धाम भी हैं। 4 धाम के ब्रैकेट में अब अपना नाम आप दे सकते हैं क्रमशः, कहाँ पहले जाते हैं और कहाँ लास्ट में, इस तरह से लिख के देखें। हिंदुओं की बात करें तो 4 धाम भी हमारी थाती माने धरोहर मतलब हेरिटेज। ठीक है, मुस्लिम्स की बात करें तो पिरान कलियर रुड़की, पिरान कलियर। ठीक है, सिखों की बात करें तो क्या उदाहरण देना चाहेंगे, बताइए आप लोग। अब आपके जीएस का ये टेस्ट है। हेमकुंड सर, हेमकुंड, बिल्कुल ठीक है सुभाष जी, हेमकुंड, बिल्कुल हेमकुंड और नानक नानक मत्ता और रीठा साहिब और झंडा दरबार। बहुत बढ़िया। ठीक है, इन चारों का नाम आपको लिखना है। मतलब ऐसे बताइए जहां लोग बाहर से भी आते हैं, स्थानीय तो जाते ही हैं, बाहर से भी आना चाहिए लोगों को, है ना। विविधता देखनी चाहिए आपके आंसर में। मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, बौद्धों के लिए जाएंगे तो बुद्ध के लिए भी कुछ है। तो देहरादून का आप क्या कह सकते हैं, बुद्धा टेम्पल, है ना। और भी कोई अगर प्लेस है तो आप वो भी दिखा दें। आगे बात सुनिए। अब इसमें अगर धार्मिकता आ गई, अब जोड़ देते हैं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य यानी कल्चरल डायमेंशंस। तो आगे लिखेंगे, वहीं अगर सांस्कृतिक पर्यटन की बात करें या धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन की बात करें तो स्थानीय मेले का एग्जांपल कौन देने वाला है, लोकलाइट्स फेयर्स। बताइए स्थानीय मेले कौन कौन से हैं। उत्तरायणी मेला, ठीक है सर उत्तरायणी हो गया, देवीधुरा हो गया, देवीधुरा मेला। ठीक है, आपको करना ये है कि 2 उत्तराखंड में, 2 कुमाऊं, झंडा जी बिल्कुल ठीक है, 2 कुमाऊं से लें और 2 गढ़वाल से लें, है ना। तो वहां भी विविधता है आपके आंसर में। तो 2-2 मेलों का, 3-3 मेलों का एग्जाम्पल ले लीजिए वहां से। ये तो स्थानीय मेले है ना, जहाँ बाहर के लोग बहुत ज्यादा नहीं आते। एक मेला ऐसा है जो पूरे विश्व को आकर्षित करता है, जिसमें धर्म और संस्कृति दोनों दिखते हैं, वो क्या है।
कुंभ है हमारा, कुंभ का मेला। बिल्कुल। तो अच्छे से दिखाएं, ठीक है, बिल्कुल कुंभ का मेला दिखाएं, अच्छे से देखें कि हमारे पास विश्व स्तर की थाती है कि जहां भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, पूरे विश्व के लोग, विश्व के लोगों को आकर्षित करता है ना। तो हम कुंभ पे एक अलग से निबंध लिखने वाले हैं, क्योंकि 2021-22 में हमारे यहाँ कुंभ हो ही रहा है, तो निश्चित रूप से हम उस पर एक निबंध लिखेंगे, विस्तार से देखेंगे कुंभ के बारे में, ठीक है। तो धार्मिक, उसके बाद धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन दिया आपने, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि जब आप आंसर लिखेंगे, अपना निबंध लिखेंगे, तो परंपरागत पर्यटन में कुछ और भी जोड़ के दिखाएं। मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको। अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कितना क्लिक कर पा रहे हैं। तो 2 मैंने जोड़ दिए, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरागत में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसमें क्या करें, तीसरा पहलू भी जोड़ें जो परंपरागत में आएगा। मैं देखता हूँ आप कितने लोग जोड़ पाएंगे उसको। नहीं जोड़ पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्लास में। सर फेस्टिवल्स भी आएंगे जैसे रामायण उत्सव? हाँ, रामायण मेला भी है, तब भी यस सर। है ना। और मतलब सर जो उसका यूनिक, हाँ बैंगलोर में कुछ वो अभी रिसेंटली कुछ हुआ भी था, वहां पर भी सेलिब्रेट हुआ था। ये आप जरूर करें, ये आप जरूर करें। जितना Yes. करंट अपडेट रखेंगे उतना अच्छा है ना। यस सर। ठीक है, अब आते हैं कंटेम्प्ररी यानी नए टाइप के पर्यटन पर। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे कि वर्तमान, नेक्स्ट लाइन में चेंज करके लिखें, वर्तमान समय में बाजारीकरण, मार्केटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, आईटी की वजह से, फास्ट कम्युनिकेशन की वजह से, इन सब का नाम दे सकते हैं आप। वैसे हम आगे कारण में लिखने वाले हैं इसे, लेकिन अभी आप ये लिखें, वर्तमान समय में विभिन्न कारणों से पर्यटन का विस्तार ही नहीं हुआ, एक्सटेंशन नहीं हुआ, बल्कि नए द्वार भी खुले। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य पर्यटन। स्वास्थ्य पर्यटन क्या बोलते हैं, मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। उदाहरण क्या देंगे, ऋषिकेश का, कि आयुर्वेद, और हरिद्वार का, कि योग सिटी है आज की डेट में। पूरे वर्ल्ड में योगा के लिए अगर कोई जाना जाता है तो कौन जाना जाएगा, हरिद्वार और ऋषिकेश जाने जाएंगे, ठीक है। तो ये मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं। और ऊपर पहाड़ों की बात करें तो ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं, तो पूरा उत्तराखंड कहीं भी आप जाकर, वो हिंदी मूवीज में बताता है ना कि आपको हवा पानी बदलने की जरूरत है तो कहाँ चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं। तो कहने को पूरा पहाड़ी हवा पानी के लिए अच्छा है, लेकिन जो बीमार लोग हैं या जो अपने आप को और हेल्दी रखना चाहते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ऋषिकेश और हरिद्वार की बात करेंगे। आप पतंजलि की एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। इसमें भी क्या जोड़ देंगे, हर्बल, वो हम आगे भी देखेंगे, तो हर्बल इसमें भी जुड़ जाएगा। तो स्वास्थ्य पर्यटन को आप योग पर्यटन भी कह सकते हैं। इसको क्या कहा जा रहा है, मेडिकल टूरिज्म को इंडिया, उत्तराखंड में तो हम योग टूरिज्म भी कहते हैं, है ना। अगला देखेंगे, खेल टूरिज्म। क्या एग्जांपल देना चाहोगे खेल टूरिज्म में, बताओ जल्दी से। स्पोर्ट टूरिज्म में क्या एग्जांपल होगा? सर ओली में जो स्कीइंग कंपटीशन होता है, वर्ल्ड पॉपुलर ओली, और रिसेंटली देहरादून का स्टेडियम, है ना, जहां अभी इंटरनेशनल लेवल के गेम भी हुए हैं, ठीक है, क्रिकेट के लिए पर्पज से देखा जाएगा तो 2 प्लेसेस का नाम आप दिखा सकते हैं। मतलब अब उत्तराखंड का, देहरादून का जो स्टेडियम है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी, जहाँ पाकिस्तान, जहाँ वेस्ट इंडीज मैच खेल रहा है, अफगानिस्तान मैच खेल रहा है, बांग्लादेश मैच खेल रहा है, या जो भी, तो मतलब अब रिकॉग्नाइजेशन है हमारे पास कि लोग आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हो गया ये बात, ठीक है। और ओली में क्या हुआ था, 18 राष्ट्रीय खेल भी हो चुके हैं, विंटर गेम होते ही वहां पर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साहसिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म की। तो एडवेंचर टूरिज्म में जगह के नाम, बंजी जंपिंग कहाँ होती है वो जगह आप, हर जगह पर है। पैराग्लाइडिंग कहाँ कहाँ हो रही है उसका नाम भी दिखा सकते हैं, ऋषिकेश। बिल्कुल। जो भी नाम आपको पता है पॉपुलरली, आप उनका नाम लिखेंगे यहाँ। रॉक क्लाइंबिंग, तो ये 3-4 गेम होते हैं जिनको हम एडवेंचर टूरिज्म कहते हैं। इसमें और क्या जोड़ देंगे आप, सबसे जरूरी चीज राफ्टिंग, बिना उसके कहानी नहीं बनेगी आपकी। तो
तो बिना राफ्टिंग के तो टूरिज्म एडवेंचर का होता ही नहीं है। तो ब्यासी से लेकर ऋषिकेश तक की जो कहानी है वो भी आप जोड़ दें। ठीक है, इसके बाद एक नया नाम मैं आपको देता हूँ, पर्यावरण टूरिज्म, इन्वायरमेंटल टूरिज्म, है ना। तो थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन आप कुछ नया कर सकते हैं स्पेस है इसके लिए। इसमें आप देखेंगे जिम कॉर्बेट की सफारी, बुग्यालों का सैर सपाटा, है ना। तो जहाँ लोग प्रॉपरली एनवायरनमेंट के पर्पज से, इको पर्पज से प्रॉपरली आते हैं हमारे। तो इसमें हम जो हमारे नेशनल पार्क है, वर्ल्ड सेंचुरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जैसे हमारा चमोली वाला जो फूलों की घाटी है, तो ये मतलब एक अलग ही तरह की चार्मिंग कंडीशंस है ना। तो जिम कॉर्बेट से लेकर आप पूरा दिखाएं कहाँ तक, चमोली तक दिखाएं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ आप यहाँ और प्रयोग करें। तो 2-3 पर्यटन में कंटेम्प्रेरी छोड़ रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए। जब आप आंसर लिख के दिखाएंगे तो पता लग जाएगा कि आप कितना सोच पा रहे हैं, है ना। मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको अगले क्लास में इसको भी लिखवा दूँ। सोचिए कि और टूरिज्म हमारे पास क्या क्या है। समझ में आ गई बात? ठीक है, सामान्य लोग क्या करते या आप लोग क्या करते, और इसमें याद रखना आप लोग विस्तार करते, ये यहाँ पर है वो वहां पर है, जून जुलाई में होता है, नहीं। आपको केवल हिंट करना है, जो लोग बाकी लोग करेंगे आपको ये काम नहीं करना। आपको क्या करना है, उसके लिए दूसरा काम करना, और वो है जैसे मैंने दिखाया कि पर्यटन के विभिन्न आयाम, डायमेंशंस पकड़ने हैं। चलिए देखते हैं इस पर्यटन के क्या क्या डायमेंशंस खुलेंगे और आप सरप्राइज भी होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं कल्चरल एक्सचेंज से, सांस्कृतिक आदान प्रदान से। सांस्कृतिक आदान प्रदान यानी हम कहाँ आ गए हैं, टूरिज्म के कंसिक्वेंसेस क्या क्या हैं, टूरिज्म के परिणाम क्या क्या निकलते हैं, है ना। पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं अभी हम लोग। तो हम दिखाएंगे कि प्राचीन काल से ही पर्यटन सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम रहा है। आपके लिए सरप्राइज होगी ये बात। आप कैसे सिद्ध करोगे कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम रहा है? तो आप दिखाओगे कि जब हमारे यहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ की स्थापना की थी शंकराचार्य ने, पीठ बनाई थी हमारे यहाँ, तो थोड़ा बहुत फैक्ट आगे पीछे हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा। तो शंकराचार्य ने जब 4 पीठ इंडिया में बनाई थी तो एक उत्तराखंड में बनाई थी। बता सकते हैं पर्पस क्या था? आप कहेंगे कि पूजा करना, बिल्कुल नहीं। शंकर के 4 पर्यटन सांस्कृतिक पर्पज से थे, भारत की सांस्कृतिक एकता के परिणाम के लिए बनाए गए। शंकर चाहते थे कि पुरी का आदमी जो उड़िया बोलता है वो उत्तराखंड आए, जो गुजरात में गुजराती है जो वो आए, उत्तराखंड का जो उत्तराखंड या गढ़वाली कुमाऊनी बोलने वाला है वो गुजरात भी जाए, और नीचे साउथ इंडिया में जाए। आप सोच के देखें और लिखें इसको शॉर्ट में कि शंकर ने उस समय इस पीठ की स्थापना भारत की सांस्कृतिक एकीकरण के लिए की। यहाँ के लोग वहां आएंगे, वहां जाएंगे, यहाँ के लोग वहां जाएंगे, वहां के यहाँ आएंगे, और ये सब चारों तरफ होता रहेगा, तो निश्चित रूप से भारत की कल्चर क्या होगी, एक्सचेंज होगी। क्लियर है? तो भारत पॉलिटिकल इंटीग्रेशन तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन कल्चरल इंटीग्रेशन शंकर ने बहुत पहले कर दिया, है ना। तो इस चीज को बड़े अच्छे से लिखेंगे आप कि शंकर के द्वारा चारों दिशाओं में जिस पीठ की स्थापना की गई उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं नहीं, मेनली सांस्कृतिक एकीकरण था, कल्चरल इंटीग्रेशन और ट्रांसफर था कि यहाँ से वहाँ कल्चर पहुंचे और भारत के चारों दिशाओं के लोग अपने आप को एक महसूस करें। ठीक है, ये शंकर ने किया, आज भी होना चाहिए, इसका मतलब आज भी होता है। तो आज क्या होता है कि जितने भी देश विदेश के लोग हमारे यहाँ आते हैं, कुंभ का एग्जाम्पल दीजिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल कहाँ का दिया, 4 पीठों में से, है ना। आप एग्जाम्पल कहाँ का देंगे, दूसरा योग कुंभ का देंगे। कुंभ में विश्व के भर के लोग आते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग लगाते हैं, और वो यहाँ अपनी संस्कृति के कुछ एलिमेंट छोड़ जाते हैं और यहाँ से बहुत कुछ ले जाते हैं अपने देशों में, है ना। तो भारत की सांस्कृतिक जो वर्चस्वता है वो इस मामले में आप देख सकते हैं कि नया पीढ़ी जो जनरेशन है वेस्ट की, पश्चिम की, वो यहाँ आती है और यहाँ से भारत की सांस्कृतिक विरासत को साथ ले जाती है, उसको वहाँ स्प्रेड करती है। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप क्या देने वाले हैं मैं देखूंगा आपके आंसर में।
मैंने 2 एग्जांपल दिया, सर तीसरा एग्जांपल नंदा देवी राज्य यात्रा। हाँ ठीक है। नहीं मैं क्षेत्र आप तो मैंने सर 2 क्षेत्र अलग दिखाए, मैं तीसरा क्षेत्र आपसे जानना चाह रहा था। एक अच्छा धार्मिक हो गया, नदी राज्य हो गया, और हमारा कुंभ हो गया। अब मैं एक क्षेत्र चेंज होगा, उससे पता लगेगा कि भारत की संस्कृति विदेशों में पहुंच रही है। कोशिश करिएगा, है ना। तो मैंने तीसरा पॉइंट छोड़ा है आपके लिए, नहीं आएगा तो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, या लास्ट जब हम क्लास को समाप्त करेंगे तब भी डिस्कस कर सकते हैं इसको। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि आर्थिक लाभ है। इसको समझाने की जरूरत मुझे नहीं है, आप अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन जो मेरा काम है इसमें, जो आपको मैं नया दूंगा, वो है हमारे प्रधानमंत्री की लाल किले की प्राचीर से कहा गया वो कथन, है ना। और क्या कहा था उन्होंने, वही आपको लिखना है कि एक पर्यटक के आने से ना केवल गाइड, होटल, एरोप्लेन और रेल कंपनियां लाभ कमाती हैं, बल्कि एक चाय वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला भी कमाता है ना। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था टॉप से लेकर बॉटम, गली में रहने वाले आदमी, रोड पर चलने वाले आदमी को लाभ पहुंचाती है ये पर्यटन, वो दिखाना है हमें, है ना। और उन्होंने आगे कहा था, इससे साबित होता है कि पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार सृजन की कितनी संभावना है, क्षमता है। तो चूंकि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है तो थोड़ा सा वजन आ जाएगा इससे। आप समझिए कि किसी सामान्य बात को अगर आप किसी के भारी आदमी के मुंह से कहलवा रहे हैं तो वो बात सामान्य नहीं रह जाती फिर, है ना। चलिए, तो सांस्कृतिक परिवर्तन दिखाए मैंने आपको, सांस्कृतिक फर्क दिखा रहा हूँ, और फर्क क्या दिखा रहा हूँ आपको मैं, जो हमारे आर्थिक लाभ उनमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इन सब के लिए सरकार जो आधारभूत संरचना विकसित करेगी, कमाने के लिए करेगी ना, तो उसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। तीसरा लाभ मिलेगा, पर्यटन के नाम पर अगर आपके यहाँ ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है तो निश्चित रूप से पैसा पर्यटक आएंगे, पैसा कमाएंगे आप लोग या जो स्थानीय लोग हैं। लेकिन क्या वो खुद यूज नहीं करेंगे उस रोड को? बिल्कुल करेंगे। तो पर्यटन के लिए जो हम कनेक्टिविटी देंगे, उस कनेक्टिविटी का फायदा स्थानीय लोग उठाएंगे, है ना। तो पहाड़ का जो दुर्घट संघर्ष जो है वो आसान होगा। तो पर्यटन के नाम पर जो संरचनाएं विकसित होंगी, उस संरचना से सड़क, है ना, इन सब का विकास होने से उत्तराखंड के हर आदमी को लाभ होगा, जो स्थानीय है, चाहे वो जुड़ा है पर्यटन से, नहीं जुड़ा है, उसका भी लाभ होने में। तो तीसरा परिणाम आपने ये दिखाया, क्लियर है? ठीक है, तो 3 परिणाम आपको यहाँ आपने दिखा दिए। अब बात करते हैं कि पलायन की। चौथा परिणाम कहाँ दिखाएंगे आप? जो उत्तराखंड की मेन समस्या है पलायन, वो कम होगा। तो चौथा परिणाम आप पलायन को रोकने पर दिखाएंगे। ठीक है, लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, ये अर्थव्यवस्था का ही पार्ट रहेगा। स्थानीय उत्पादों पर बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। इसको अच्छे से दिखाइए कि लोकल जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं, चाहे वो रिंगाल हो, चाहे हमारा वो मंडवा हो, और भी जो आप जानते होंगे, जिनका बाकी क्रेज है बाहर के लोगों में। तो जैसे आप वो देखते हैं, रुद्राक्ष है, बड़ी मांग रहती है रुद्राक्ष की। ऋषिकेश में आप जाएंगे, हर आदमी वो अजीब अजीब से रुद्राक्ष मांगते फिर डिमांड करता हुआ नजर आएगा दुकानदार से। तो ये स्थानीय प्रोडक्ट हैं जिनको वैश्विक पहचान मिलेगी, क्योंकि आएंगे तभी पता लगेगा उन्हें यहाँ के बारे में। ठीक है, तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, ये परिणाम आएंगे। अब बात करते हैं कि सरकार के प्रयास क्या क्या है। प्रयासों को हम इसके बाद दिखाएंगे, हम पहले आलोचना कर लेते हैं थोड़ी सी प्रयासों के साथ साथ। तो इसको थोड़ा संभाल के लिखिएगा। आलोचना मतलब कमियां दिखाएंगे, गाली गलौज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड ने 2001 में ही अपनी पर्यटन नीति घोषित कर दी थी, लेकिन उसके लिए या उसके सापेक्ष रिलेटिवली उतने एफर्ट्स नहीं हुए। अभी भी कुछ कमियां हमें दिखाई देती हैं, जैसे अभी तक उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में कोई नया टूरिस्ट प्लेस डेवलप नहीं किया है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी प्रॉब्लम तो छोड़ दीजिए, आप देखिए कि अंग्रेजों के द्वारा जो विकसित टूरिस्ट प्लेस थे, आज भी वही टूरिस्ट प्लेस। आज भी बाहर का आदमी अगर उत्तराखंड घूमने आता है
तो उसी पर्पज से घूमने आ रहा है जिस पर्पज से वो पहले आता था। जगह की बात हो रही है ना। तो क्या मसूरी से जगह अच्छी जगह उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन हम विकसित नहीं कर पाए, न पॉपुलर कर पाए उसे। इस साफ साफ लिखिए। यद्यपि वर्तमान मुख्यमंत्री ने क्या किया, ये घोषणा की थी कि हर राज्य में एक नया डेस्टिनेशन डेवलप करेंगे, लेकिन अभी तक वो कहानी नहीं बन पाई। ठीक है, वो चीज धरातल पर नहीं आ पाई। ठीक है, अगली चीज, जिन आधारभूत संरचना की बात करेंगे, जहां तक अंग्रेज ट्रेन लेके छोड़ गए थे वहीं तक आज ट्रेन सीमित है। पिछले कुछ सालों में जाकर क्या हो पाया कि अब कर्णप्रयाग वाली योजना सिरे चढ़ पाई। तो वाकई अगर कनेक्टिविटी के लिए लेकर हम सीरियस होते तो ये प्रयास बहुत पहले से शुरू हो जाने चाहिए थे। क्लियर है? तो निश्चित रूप से आधारभूत संरचना की कमी नंबर 1, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। नंबर 2, प्रचार और प्रसार में कमी, बिल्कुल कमी है कि जिस लेवल पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। आपने उत्तराखंड का, सॉरी, मध्य प्रदेश का ऐड देखा होगा ना, मोगली का। गुजरात का तो अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं गुजरात का, कि कभी तो आओ गुजरात में, कुछ पल तो गुजारो गुजरात में। क्या ऐसा कोई ऐड है जो उत्तराखंड को लेकर इस तरह से अपील करता हो? तो आप दिखाएं कि निश्चित रूप से यहाँ प्रचार प्रसार की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। ठीक है, तीसरा है नेचुरल क्लाइमेटी। सरकार की कमी नहीं है कि प्राकृतिक आपदा से संभावित क्षेत्र है ये। तो नेचुरल डिजास्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हर कुछ समय बाद पर्यटन को झटका दे देते हैं। तो रिसेंट एग्जांपल आप कोरोना का देंगे ही देंगे, जाहिर सी बात है। और इससे पहले एग्जांपल आप देंगे 2013 की आपदा का। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमें दिखाना है, और जाहिर सी बात है कि ये चुनौती है, कमी नहीं है, जिससे हमें ओवरकम करना है। तो उसके सापेक्ष प्रयास होने चाहिए थे। ठीक है, तो लास्ट में ये दिखा दें कि योजनाएं तो बनी, एक कमी ये भी है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन उस स्तर से नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखें सरकार के प्रयास क्या क्या है, तो उसको भी संभाल के लिखिएगा। 2001 में हमारी पर्यटन नीति आई, बिल्कुल ठीक है। पिछले मुख्यमंत्री ने हर राज्य में एक डेस्टिनेशन डेवलप करने की बात कही, नंबर 2। ऑल वेदर रोड, नंबर 3। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, नंबर 4। ठीक है, 5वां प्रयास, उत्तराखंड ने सिंगापुर मॉडल लिया है। प्री का क्वेश्चन है ये, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कौन सा मॉडल यूज कर रही है उत्तराखंड सरकार? सिंगापुर मॉडल यूज कर रही है। तो नीतिगत स्तर पर तो कोई समस्या नहीं, नीतियां हैं, उनके क्रियान्वयन की, प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। ठीक है, अगला प्रयास अच्छे से लिखिएगा कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। हर पर्यटन, हर काम में इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, और पहाड़ के आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कर सके। तो सरकार ने उसके लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं, जैसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। चार धाम परिपथ, चार धाम सर्किट कहते हैं, परिपथ का मतलब सर्किट, तो यूपी में बन रहे हैं ना, ऐसे ही उत्तराखंड में महाभारत सर्किट की बात चल रही है। अगर आपने देखा हो सतपाल महाराज के स्टेटमेंट को, तो आप कह सकते हैं यहाँ महाभारत सर्किट डेवलप किया जा सकता है। चार धाम परिपथ है। टिहरी बांध पर्यटन विकास योजना की बात कही गई, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है टिहरी बांध पर्यटन विकास से। कोमा जॉर्ज ऑफ एवरेस्ट इको पार्क महायोजना, जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में इको पार्क महायोजना। ठीक है, और योजना अगर आपके दिमाग में संज्ञान में कोई हो, क्योंकि ये निबंध जो जानकारी वो पिछले साल तक की, 2018 तक की, तो 19-20 में अगर ऐसी कोई नई प्लान आई हो तो आप उसे ऐड कर लें। आपके पास तो डेटा हो तो ऐड कर सकते हैं आप उसे। हेलो सर। हेलो हाँ सर। मीनाक्षी, बोलिए मीनाक्षी। सर ये जॉर्ज कौन सी योजना बताई है सर आपने? जॉर्ज एवरेस्ट इको पार्क। ओके सर। ये पूरी एक साथ ही है जॉर्ज एवरेस्ट इको पार्क?
ठीक है। ओके। तो और सर वो होम स्टे जो पहाड़ों पे बनाया है पर्यटन के लिए, वो भी ऐड करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, हम वही सुनना चाह रहा था, आपने बोल दिया। ठीक है, तो ये यस। कुछ प्रासंगिक प्रयास हुए हैं, क्योंकि अच्छी बात है। अब हम उत्तराखंड के, अब इस निबंध के हम अंत की ओर चल रहे हैं, निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं। क्या दिखाएंगे कि उत्तराखंड में विकास की सीमित संभावनाओं के बीच क्या जरूरत है, हमें स्थानीय स्तर का पर्यटन डेवलप करना पड़ेगा। इससे एक समस्या मैंने जानबूझ के छोड़ी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर इसके साइड इफेक्ट हैं पर्यटन के, तो वो क्या हो सकते हैं। आप अपने निबंध में मेंशन करिए जब आप लिखेंगे, तो पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए। यहाँ पर कुछ साइड इफेक्ट भी दिखाने हैं पर्यटन को आपके, देखते हैं कितने लोग दिखा पाते हैं। ओके, खैर हम बात कर रहे थे कि बहुत सीमित संभावनाएं हैं। इन सीमित संभावनाओं में हमें उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना है, तो निश्चित रूप से हमें इसका रास्ता कहाँ से होकर निकलता है, पर्यटन से होकर निकलता है। क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, बस चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है। अच्छे से यही लाइन लिखें, क्योंकि बाकी जब भी चीज लगाएंगे उसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसे में बाधाएं निश्चित रूप से सामने हैं, लेकिन ये बाधाएं अजेय नहीं हैं, इनसे ऐसा नहीं कि नहीं निपटा जा सकता। तो राजनीतिक, प्रशासनिक और इच्छा शक्ति और स्थानीय सहयोग से इस कार्य को किया जा सकता है। राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति तथा स्थानीय सहयोग से इसे निपटा जा सकता है। और न केवल पर्यटन, बल्कि हमें इको फ्रेंडली पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। इको फ्रेंडली पर्यटन को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं, लाइन लिखेंगे अच्छे से, है ना। अंत में भी आप 2-3 लाइनों का प्रयोग करें कि मनुष्य ने नगरों का निर्माण किया है, है ना, लेकिन गांव सृष्टिकर्ता, यानी जो जो यूनिवर्स को बनाने वाला है, तो गांव सृष्टिकर्ता की अनमोल कृति है। इसका मतलब उत्तराखंड में जब टूरिज्म डेवलप हो, तो ऐसा ना हो कि यहाँ की जो लोकेलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो टूरिज्म ऐसा आए जो लोगों को लाभ भी पहुंचाए, स्थानीयों को, बाहर वाले लोगों को भी, लेकिन जो देसीपन है वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो तभी संभव है जब आप इको फ्रेंडली टूरिज्म अपनाएंगे। लास्ट में और लिखेंगे, इस शुद्धता को हमें बचाकर रखना होगा, तभी वो पंक्तियां सार्थक सिद्ध होंगी जो बाहर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। और वो पंक्तियां हैं, वो गाना आप लिखेंगे, और मुझे नहीं पता किसने लिखा है, लेकिन आपको पता होगा, ठंडो रे ठंडो मेरे पहाड़ा की हवा ठंडी, पानी ठंडो। इससे आप अंत कर दीजिए निबंध।